नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध पटेल और हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न पत्र लेकर के। प्रोटोटाइप आप कह सकते हैं इसे। जैसे युद्ध से पहले का जो अभ्यास होता है उसे एंटेबेलम कहा जाता है, ठीक वैसे ही परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने 24 प्रश्नों की एक माला बनाई हुई है, एक श्रृंखला बनाई हुई है, जिसमें हमारा एक मकसद है आपको कम समय में एक्यूरेट जानकारी दी जाए और जो भी दिया जाए सटीक दिया जाए। चूंकि ये 10+2 का एग्जाम है तो वो आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप विलियम शेक्सपियर के नाती हैं या विलियम शेक्सपियर के फूफा हैं। वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम बेसिक नॉलेज तो आप रखते हो। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन्होंने क्या रखा हुआ है? इन्होंने कहा कि भाई रिया फॉरगॉट बैग इन द प्लेग्राउंड। अब रिया कोई है, ये बैग भूल गई हैं मैदान में जाकर के। तो देखो बेटा, होता क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? प्रोनाउन का। देखो होता क्या है कि मार्केट में पहले एक गाड़ी आती थी जिसका नाम था स्प्लेंडर। स्प्लेंडर जब मार्केट में चलती रही तो उसकी जगह पे एक गाड़ी आई स्प्लेंडर प्रो। वैसे पैसन, फिर पैसन प्रो। वैसे मोबाइल के सेक्टर में भी होता है। रेडमी 9 प्रो। जैसे आप कहते हैं कि एप्पल 14 प्रो, 15 प्रो, 16 प्रो, ठीक वैसे ही नाउन प्रो मतलब नाउन की जगह पे। जैसे स्प्लेंडर की जगह स्प्लेंडर प्रो आई, पैसन की जगह पैसन प्रो आई, वैसे नाउन की जगह नाउन प्रो आता है। उसे कहते हैं प्रो नाउन, हिंदी में से कहते हैं सर्वनाम। तो होता क्या है, जो प्रोनाउन होता है वो चूंकि नाउन की जगह पे आता है तो इसका डिपेंडेंसी जो रहेगा वो भी नाउन पे रहेगा, है कि नहीं? तो ये बैग किसका था? एक्चुअल में ये बैग था रिया का। तो रिया एक महिला है और एक महिला के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इसका पॉजेसिव केस होता है हर, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन होता है हर्ष। अब देखिए, ये आपका एडजेक्टिव है, ये तीनों प्रोनाउंस हैं। इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, इसे हम पॉजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। ये प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। सर अंतर कैसे पता चलेगा? दोनों तो हम शकल है बेटा। सिंपल सी बात है, अगर एडजेक्टिव है तो उसके बाद में या तो नाउन आएगा या तो जेरेंड आएगा, या तो नाउन आएगा या तो जेरेंड आएगा। तो ध्यान ये रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज आपको करना है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, चूंकि ये बैग लिखा है, बैग एक नाउन है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है। चूंकि महिला है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हर यूज करेंगे। अब देखेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। अगर ये मर्द होता, ये कल्लू की मम्मी है, अगर यहाँ कल्लू के पापा होते तो कल्लू के पापा होते तो भैया हम हिज कर लेते, हिज कर लेते। और हम बड़ी अम्मा बनते थे कि मेरा बैग है, मैं के लिए कर लेते माई। अरविंद केजरीवाल बनते, आप बनते तो हो जाता योर, है कि नहीं? तो इस तरीके से इसको पॉजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं और ये हमेशा वर्ब के सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ये हमेशा ध्यान रखना। एडजेक्टिव की जब मैं बात करता हूं तो हमारी मुलाकात यहां पे होती है सबसे पहले माई से, जो कि आई का है। दूसरा आवर, जो कि वी से बनता है। योर, यू से बनता है। हिज, ही से। हर, सी से। इट्स से। दियर, दे से बनता है। और वंस जो होता है मेरे भाई, ये इकलौता ऐसा है जिसके साथ एपस्ट्रॉफी एस आया है। एपस्ट्रॉफी एस आया है। एक्चुअल में जैसे कोई लेटर है, मान लेते हैं अल्फ, ए फॉर अलुआ, बी फॉर बलुआ, सी फॉर कलुआ, है ना, डी फॉर कुकुर, ऐसे करके, है ना। तो होता क्या है बेटे, अगर हम यहाँ पे इसे कॉमा को लगाते हैं तो ये कॉमा साउंड करते हैं, इसको कॉमा बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसे ऊपर लगाते हैं तो इसे एपस्ट्रॉफी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एपस्ट्रॉफी। और इसके साथ अगर हमने एस ऐड कर दिया तो ऐसा इंग्लिश में माना जाता है कि अगर किसी भी नाम के साथ में एपस्ट्रॉफी एस लगा दिया जाए तो ये का होता है, इसका मतलब की होता है, इसका मतलब के होता है। इसे कहते हैं संबंध कारक। क्या कहते हैं? संबंध कारक। अपनी मदर भाषा जो होती है, अपनी जो अम्मा होती है ना, उसमें क्या होता है? कर्ता प्रथमा ने, कर्म द्वितीया को, कर तृतीया से के द्वारा, संपादन चतुर्थी काको के लिए। संबंध, जो संबंध कारक होते हैं, काकी के, रा री रे, नानी ने, तो वही काकी के होते हैं, संबंध कारक होते हैं, संबंध बताते हैं। इनको हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। और इनमें से एक कमीना है जो घर से बिल्कुल अलग है, अजीबोगरीब है। और ये क्या कर रहा है, इस नालायक ने अपने साथ एपस्ट्रॉफी एस लगा लिया, जो कि किसी के साथ ऐसा संभव नहीं है। अगर लगाया जाएगा तो ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा। इनका यूज दो के साथ होता है, या तो नाउन के साथ में और या फिर जेरेंड के साथ में।
मतलब हम कह सकते हैं ये डबल इंजन की सरकार बनाता है, ये अलायंस बनाता है आरजेडी और कांग्रेस का। समझ गए आप? एक संबंध बनाता है, रिलेशन करता है किसके साथ? नाउन के साथ या जेरेंड के साथ। और पता है इसका दूसरा नाम है डेटरमिनर्स। इसका एक दूसरा नाम भी है डेटरमिनर्स, इसका भी नाम है। समझ गए? सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला बुलाते हैं, वैसे इनको भी पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं या डिटरमिनर्स कहते हैं। इनका यूज दो के साथ होता है, या तो नाउन के साथ या तो जेरेंड के साथ। जेरेंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन की तरह काम करे। रिवर्स करके सुन लेना, मैंने क्या कहा? जीरंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह काम करे। देखो बेटा, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो कसम है तुम्हें शेयर जरूर करके जाना और लाइक करके जाना। कमेंट बॉक्स है, आपके हार्ट का इंतजार करेगा, ये करिएगा, ये हमें मोटिवेट करता है, इससे आपके पैसे नहीं लगते। हाँ, वो बात और है कि आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते लाइक और शेयर, बट अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर करना। तो ये क्या होता है? इनको कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, इनको कहते हैं डिटरमिनर। इनका यूज होता है जेरेंड के साथ और ये हमेशा डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट पर। किस पे डिपेंड करते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट है हमारी रिया। रिया है तो हर आएगा, और रिया की जगह कोई कलुआ होता तो कलुआ की जगह भैया हम क्या कर देते? कलुआ की जगह हम कर देते हिज। अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? बिलोंग्स टू द मोस्ट इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ द बॉयज इन द स्कूल। गुरु, अब यहाँ पे जो बिलोंग्स लिखा है ना, बिलोंग्स होता है वर्ब। जो अंग्रेज भारत में आए, इन्होंने क्या किया? ये 3 शब्द लेके आए। इनमें से पहला शब्द था सब्जेक्ट, दूसरा था वर्ब और तीसरा था ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे भाई, वर्ब लिखी हुई है, हमें चाहिए सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट या तो ही होता है या तो सी होता है या तो ये तीनों ससुरा सब्जेक्ट है। मर गए अब तो भैया। अब मर नहीं गए, यहां बात किसकी हो रही है? इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ बॉयज, यानी ये पुरुष विभाग का है। और पुरुष विभाग के लिए हम क्या लगाते हैं? ही। क्या लगाते हैं? ही। तो मेरे प्यारे भाई, यहां पे ही लगा देंगे, क्योंकि भाषा का कोई रूल नहीं है। भाषा को पहले समझो, उसी हिसाब से रूल्स बना लो। आप लैंग्वेज पहले प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग चलती है। तो मेरे प्यारे भाई, इस समय बात बॉयज की हो रही तो बॉयज की जगह ही आ जाता, महिलाएं होती तो सी आ जाता, और नीदर मेल नॉर फीमेल होता तब इट आता। तब क्या आ जाता? इट आ जाता। चलते हैं, आज की कहानी को शुरू करते हैं आगे। तो यहां पर हमने ऑप्शन कौन सा चुना? ऑप्शन हमने चुना पहला, ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सिमरन इज टेकिंग डांस क्लासेस। सिमरन कोई लड़की है जो डांस क्लास ले रही है। कहाँ ले रही है? अपने घर पे ले रही है। तो ये घर किसका है भाई? डांस क्लास अगर सिमरन ले रही है तो ये घर सिमरन का होगा, और सिमरन के हिसाब से क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया था मेरे प्यारे भाई, जो डिटरमिनर्स होते हैं, जिन्हें हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ये हमेशा सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। और सब्जेक्ट है एक स्त्री, इसीलिए इससे हो गया हर। अगर मर्द होता तो लगा देते हिज। इसमें भी ए फॉर एप्पल आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन फिर आता है, रितिका इज हेल्पिंग डैश ब्रदर्स इन क्लीनिंग द रूम। लिखा है गुरु, क्या कह रहा है? कह रहा है रितिका कोई है जो घर साफ करने में भाई की मदद कर रही है। कौन कर रहा है? रितिका। तो ये भाई किसका है? रितिका का। क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। हर के बाद क्या लिखा है? ब्रदर्स। ब्रदर्स क्या होता है? नाउन। और मेरे प्यारे भाइयों, हमें पता है कि डिटरमिनर्स के साथ में या तो जेरेंड आता है या तो नाउन आता है। अगला क्वेश्चन आते हैं भैया, अगला क्वेश्चन दिखा दो, अगला क्वेश्चन दिखा दो। अगला क्वेश्चन है, किड्स आर ईटिंग डैश लंच। अब किड्स क्या कर रहे हैं? लंच कर रहे हैं। अब किड्स अगर एक होता तो सिंगुलर आ जाता, किड्स एक से ज्यादा हैं और एक से ज्यादा के लिए क्या आता है? देयर। कई बार बेटा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इसे देयर पढ़ें या इसे देयर पढ़ें। एक्चुअली में मेरा जो बिलीफ कहता है इसे दियर कहता है, इसे देयर कहता है। इसे हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसे? इसे डमी सब्जेक्ट कहते हैं, डमी सब्जेक्ट कहते हैं। इसे अगर हम इसका टी हटा दें तो बच जाता है हियर, हियर, और हियर से बनता है दियर, देयर। तो बेटा होता क्या है, ये जो होता है ये स्थान को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कहते हैं।
और इसकी खासियत एक होती है बेटे, खासियत ये होती है कि जब भी कोई सेंटेंस, चाहे आपका कोई भी सेंटेंस हियर से शुरू हो या देयर से शुरू हो, इन दोनों में पहले वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। हम लोग गलती से इनको सब्जेक्ट मान बैठते हैं, जबकि इनका सब्जेक्ट रिवर्स में लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। तो इस चीज में ध्यान रखना, जैसे लिखा है देयर लिव्स एन ओल्ड मैन, ये लिखा हुआ है, तो इस लिव्स का सब्जेक्ट कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है, देयर है कि एन ओल्ड मैन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा, कमेंट्स आपका पढ़ूंगा मैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द कैट हैज फिनिश्ड द फूड इन डैश बाउल। अब जो बिल्ली है उसने क्या किया है? फूड को फिनिश कर दिया। कहां से? अपने बाउल से। और ये बाउल किसका है? बिल्ली का है। और बिल्ली हमारी इंग्लिश में न्यूट्रल जेंडर होती है। हमारी इंग्लिश कहती है कि जितने भी जानवर हैं, बोले तो जानवर, जितने भी जानवर हैं हमारी इंग्लिश के अंदर, इनको न्यूट्रल जेंडर में कंसीडर करते हैं, इनके लिए इट्स लिखा जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे तुम्हारे सामने। अगला प्रश्न आपका वेट कर रहा है। प्रश्न क्या है जरा देखते हैं उसको। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, कहता है गौरी ओपेंड डैश अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट इन द रेन। अब गौरी हैं, इन्होंने ओपन किया अपना छतरी ताकि वो बारिश में भीगने से बच जाएं। तो ये किसका है? ये है मेरे प्यारे भाइयों, ये छाता है गौरी का। किसका है? गौरी का। तो गौरी के लिए क्या लिखेंगे? हर। मेरे प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आई से बनता है माई, वी से बनता है आवर, ही से बनता है हिज, सी से बनता है हर, इट से बनता है इट्स, दे से बनता है दियर, वन से बनता है वंस, यू से बनता है योर। इनको कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव अर्थात डिटरमिनर। और इनके साथ में नाउन या जेरेंड आना जरूरी होता है। नाउन या जेरेंड आना जरूरी होता है और ये डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर पे। ये डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर पे। सीएनजी की बहन पीएनजी पे डिपेंड करते हैं। सीएनजी की बहन पीएनजी पर्सन नंबर और जेंडर पे डिपेंड करते हैं। इसमें से वंस को छोड़ दिया जाए, बाकी किसी में भी एपस्ट्रॉफी के साथ एस का यूज नहीं होता है। ये ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले चलता हूं और मेरे प्यारे भाइयों, अगला प्रश्न आता है, आई हैव अ बुद्धा स्टैच्यू एट माई या एट होम। मेरे घर में बुद्धा का स्टैच्यू है। इज ब्राउन इन कलर, और इसका कलर ब्राउन है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये इज है वर्ब। अब वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट, बाद में आता है ऑब्जेक्ट। अभी मैंने हिंदी में कहा था कर्ता प्रथमा ने कर्म द्वितीया को, कारक होते हैं जो कर्ता का काम करते हैं, उनमें से होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सब कर्ता कारक हैं। इंग्लिश इनको नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस बुलाती है। जबकि मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम, ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, इन कमीनों में नजर डाली जाए, तो ये दो कमीने ऐसे हैं जो सेम टू सेम हैं, और ये भी बेशरम ऐसे ही। इनका ना तो सब्जेक्ट बदला है ना ही ऑब्जेक्ट, बाकी सब सब्जेक्ट में आई, ऑब्जेक्ट में भी, सब्जेक्ट में वी, ऑब्जेक्ट में अस, ही, हिम, सी, हर, दे, देम। ये सब्जेक्टिव केस हैं और ये ऑब्जेक्टिव केस हैं। इनके खानदान में एक वर्ड आता है हु, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है हुम। जी हाँ, सही सुना आपने कि जब हम किसी नाम को, जैसे रंजीत को हम अगर सब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो रंजीत, ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो भी रंजीत। ऐसे अगर हम सब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो रुखसार, ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो भी रुखसार, सब्जेक्ट बना के लिखेंगे
तो राजवीर। ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो भी राजवीर। मेरे कहने का मतलब है कि इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन प्रोनाउन में ऐसा नहीं है। इज आपका वर्ब है तो आपको सब्जेक्ट चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। ये क्या है? ये है आपका रिफ्लेक्सिव, इसे हम नहीं लिख सकते। इट्स, ये है पजेसिव, नहीं लिख सकते। तो क्या लिखेंगे? इट, क्योंकि इट आपका सब्जेक्टिव भी होता है और इट आपका ऑब्जेक्टिव भी होता है। ध्यान रखना है आपको इस बात को लेकर के। अगला क्वेश्चन आगे ले चलते हैं हम लोग। आर वियरिंग दियर जैकेट्स एज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड। अब यहां पे आर वियरिंग आपका क्या है? वर्ब है। क्या है मेरे भाई? वर्ब। अब वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, या तो आई, या तो वी, या तो यू, या तो ही, या तो सी, या तो इट, या तो दे। इनमें से कोई एक चाहिए। यही सब्जेक्टिव केस होते हैं। तो दियर आपका है पॉजेसिव, देम है ऑब्जेक्टिव, दे है सब्जेक्टिव। तो आप सब्जेक्टिव केस का चुनाव कर दीजिए, क्योंकि ये है वर्ब और वर्ब के पहले होता है मेरे भाई सब्जेक्ट। इसे कहते हैं कर्ता कारक। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इसे कर्ता कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है और टाइपिंग बॉक्स खाली पड़ा है, कीबोर्ड तोड़ दीजिए, खटाखट जवाब दीजिए। दिस बुक इज माइन एंड दैट इज डैश। अब ये किताब तो मेरी किताब है, और लेकिन वो वाली किताब किसकी किताब है? आपकी किताब है। तो मेरे बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि इनके साथ कभी ये पास्ट ऑफ यस नहीं आता, तो गलत लिखा ही गलत है, होता ही नहीं ऐसा। अब इधर आ जाइए, अब या तो योर हो जाएगा। अब योर के पहले हमने कहा था दो चीजें आएंगी, या तो नाउन आएगा या तो जेरेंड आएगा। आप मौका लगाइए और वीडियो के बाद रिवर्स करके देखिए जाकर के कि मैंने आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव में दो चीजें बताई हैं, या तो आगे नाउन होना चाहिए या तो जेरेंड होना चाहिए, जबकि यहाँ तो फुल स्टॉप है, कुछ है ही नहीं आगे। तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि इनके साथ कभी ये पास्ट ऑफ यस आता नहीं, तो ये आएगा नहीं। ये हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। अब बात यहां किसकी हो रही? बुक की हो रही है कि ये वाली बुक तो हमारी है और वो वाली तुम्हारी है। तो तुम्हारी के लिए हम क्या लिख देंगे? योर्स। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको माई के साथ नाउन लिखा ना मिले तो माई की जगह आप माइन लिख लेना। अगर आवर के साथ कोई नाउन लिखा ना मिले तो इसकी जगह आवर्स कर लेना। योर के साथ अगर कोई नाउन नहीं लिखा है तो उसकी जगह योर्स कर लेना। अगर हर के साथ में कोई नाउन नहीं लिखा है तो उसके स्थान पे हर्ष कर लेना, अगर संबंध की बात करनी है तो। डियर के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, कोई वस्तु नहीं है, तो आप इसकी जगह पे डियर्स लिख सकते हो। इनको कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, इनको कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। इनका यूज करते हैं जब हमें किसी के साथ में अपने पजेशंस दिखाने, ओनरशिप बतानी है, और पता लगा कि जिस पे हमें ओनरशिप दिखानी है, जिस पे हमें पजेशन दिखाना है, वो वहां मौजूद ही नहीं है। और अगर मौजूद नहीं है तो मेरे बच्चों याद रखना कि ऐसी जगह में हम परिवर्तन कुछ ऐसा ही करेंगे। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, हमारे पास नाउन नहीं है, हमारे पास जीरंड नहीं है, तो इनके सब्स्टिट्यूट यूज कर लेंगे। क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, इनसे काम नहीं चलेगा, हम उठा के लिख देंगे पॉजेसिव केस का प्रोनाउन। समझ गए? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब जैसे हम आगे की कहानी शुरू करते हैं, तो आगे की कहानी क्या आती है? अगली कहानी है आपके सामने। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? आभा इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन। देखो, हमारी इंग्लिश कहती है भैया कि कभी भी आप अगर तुलना कर रहे हो सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट के साथ तुलना करना यानी कंपेयर करना, सब्जेक्ट के साथ तुलना करने पर तुलना करोगे तो एज लगाओगे या देन लगाओगे। अगर तुलना करोगे तो एज या देन, दो में से कोई एक लगाओगे आप, या तो एज लगाओगे या तो देन लगाओगे। तो दो से तुलना करने पर एज और देन के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज करें। अगर सब्जेक्ट से तुलना हो रही है तो सब्जेक्टिव केस यूज करें। आई आपका सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट से तुलना कर रहे हो तो एज हो या देन हो, क्योंकि यही दो तुलना में यूज होते हैं। इनके बाद जो भी आएगा वो सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। और इस समय तुलना किससे हो रही है? आभा से। आभा के आगे लिखा है इज, इज होता है वर्ब। तो
आभा क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। अगर आभा सब्जेक्ट हो गई तो देन के बाद तुम्हें सब्जेक्ट लिखना चाहिए। मी आपका ऑब्जेक्ट है, माइन आपका पजेसिव प्रोनाउन है, माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव है, बचा कौन, आई ही आपका सब्जेक्टिव है, क्योंकि आई ही यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आगे जैसे हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 84 नंबर, इट इज दैट हु वाज सीवियरली पनिश्ड। देखो होता क्या है, हम लोग पढ़ बैठे हैं कि जो वर्ब होता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है मेरे प्यारे भाई। हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं आता, किसी किसी केस में कॉम्प्लीमेंट आता है, पूरक आता है। और जो कॉम्प्लीमेंट आता है यहां पे हम सब्जेक्टिव केस ही लिखते हैं, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। अब देखिए जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, आई एम मिस्टर अनिरुद्ध पटेल, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम मिस्टर अनिरुद्ध पटेल। अब मुझे इसमें आपको वर्ब ढूंढ के बतानी है कि वर्ब कहां लिखी हुई है। तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस बात है कि बेटे आप लोग क्या करोगे, आप एम को वर्ब ढूंढोगे, तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो मिस्टर अनिरुद्ध पटेल आपका ऑब्जेक्ट हो गए। अगर हम किसी बच्चे से रैंडम करके क्वेश्चन पूछेंगे तो कह देगा कि यही ऑब्जेक्ट है, लेकिन नालायकों ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं और अनिरुद्ध पटेल दोनों एक ही आदमी हैं, अलग अलग नहीं है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है बेटे, कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे लिखेंगे तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। चाहे तो आप लॉजिक समझ लीजिए और चाहे तो आप इसके लिए रट्टा मार दीजिए। रट्टा क्या मार दीजिए, जितनी बी वर्ब है, बी वर्ब का मतलब है, जैसे तुम्हारे सामने बी वर्ब में आता है इज परिवार, इज एम आर, ये बी परिवार में आता है। दूसरा वाज वर्ब, वाज वर्ब। तीसरा बी, अकेला बी, या बीन, अकेला मतलब किसी के साथ में, और यहां पे बीइंग। अगर इनके साथ में बिना कोई वर्ब लगाए, बिना कोई दूसरी वर्ब लिखे, इनके साथ कोई भी प्रोनाउन लिखना है तो वो ऑब्जेक्टिव केस की जगह सब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस। तो जब आप देखते हैं इज जो है ये आपका टू बी वर्ब है, और अगर ये टू बी वर्ब है तो इसके साथ आएगा सब्जेक्टिव केस, और यहां पे हो जाएगा इट इज ही। इट का यूज होता है सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए, सब्जेक्ट को इंफेसाइज करने के लिए कि मैं ही वो हूं, तुम ही वो थे, यही वो आदमी है, यही वो औरत है। तो जब हम किसी पे जोर डालते हैं, किसी को इंफेसाइज करते हैं, एट दैट मोमेंट, उस लम्हे में, उस पल में हम क्या करते हैं, इट का यूज बतौर सब्जेक्ट करते हैं। और उसके साथ अगर हमने टू बी वर्ब यूज किया है तो इस टू बी वर्ब के बाद में हालांकि ऑब्जेक्ट का स्थान होता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन यहां हम अभिनंदन की तरह पाकिस्तान में जाकर के हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देंगे। मतलब ऑब्जेक्ट का इलाका है और लिखेंगे सब्जेक्ट हम जाकर के। तो टू बी वर्ब के राइट साइड में जो कि पाकिस्तान का इलाका है, जो कि ऑब्जेक्ट का इलाका है, बावजूद इसके हम वहां पे सब्जेक्टिव केस लिख के आते हैं। आगे चलते हैं, तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, रट्टा मार दीजिए या लॉजिकली समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू, और टू है आपका प्रीपोजिशन। क्या है भैया, प्रीपोजिशन। क्या है भैया, ये है गुरु प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन भैया जो होता है इसको चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। रट्टा मार दो चाहे लेट, लाइक, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, या टू, या बाई, या फ्रॉम। समझ गए। बिसाइड्स में आप ले सकते हो, बाई तो ले चुके हो, और यहाँ पे बट भी हो गया, बाई भी हो गया, और बिटवीन कर लीजिए आप यहाँ पे, बिटवीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, कोई भी वर्ब लिखी हो या कोई भी प्रीपोजिशन लिखा हो, इसके बाद अगर कोई प्रोनाउन लिखना है वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्टिव केस जैसे आई का होता है मी, वी का होता है जैसे अस, ही का जैसे होता है हिम, सी का जैसे होता है हर, जैसे दे का होता है देम, दे का होता है देम, हु का होता है जैसे हुम, हु का जैसे होता है हुम, यू का यू रहता है, कोई बदलता नहीं, यू का यू रहता है, इट का इट रहता है,
इनके ऑब्जेक्टिव केस नहीं बदलते, बाकी बदल जाते हैं। तो जब टू है आपका प्रीपोजिशन, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये होता है पजेसिव, इसके बाद में या तो नाउन आता है या तो जीरंड आता है, इसके बाद में कुछ नहीं आता, संबंध की बात करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। तो ये टू प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या लिख दिया जाएगा, मी लिख दिया जाएगा। क्या लिखा जाएगा, मी। गुरुजी अभी आपने कहा था जब वर्ब में आईएनजी लगा हो तो वो जीरंड होता है, और जीरंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है। थोड़ा सा टेक्निकली समझने की जरूरत है। ये जो ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन को प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए होता है। आंख मूंद करके काम नहीं करना है आपको मेरे बच्चे। जो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ये जेरंड भी होती है और ये पार्टिसिपल भी होती है, पार्टिसिपल भी होती है। ध्यान दे के चलना है कि ये जेरंड है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। थोड़ा सा अपर लेवल की चीजें हैं, जैसे हम धीरे धीरे सीखेंगे मैं आपको सिखा दूंगा, जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बता दूंगा। समेट पाओ तो समेट लो। जीरंड जो होता है वो ऐसा वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। हिंदी अनुवाद करने पर अंतिम लेटर ना नी ने होता है, जबकि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। हिंदी अनुवाद करने पर कर, पर, ते हुए या करते करते इसका हिंदी अनुवाद होता है। ये ध्यान रखना है आपको, समझ के चलना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। कहता है यू एंड सी हैव चीटेड नेबर। अब देखो नेबर को चीट किया है दो लोगों ने। कितने लोगों ने, दो लोगों ने। एक तो तुम थे और एक वो महिला थी, तुम दोनों ने मिला करके अपने पड़ोसी को चीट किया है। ध्यान रखना, यू को हम कहते हैं सेकेंड पर्सन और सी को हम कहते हैं थर्ड पर्सन। सोचिए जरा, इस समय कानपुर में टीम ए का, इंडियन टीम ए और ऑस्ट्रेलिया टीम ए का मैच चल रहा है ग्रीन पार्क में, और मैं आपको दो टिकट देता हूं, एक सेकेंड क्लास का और एक थर्ड क्लास का। दिल पे हाथ रख के बताइए आप कौन सा टिकट पसंद करेंगे। सर आप पसंद करेंगे सेकेंड क्लास, यानी पजेसिव एडजेक्टिव किसके हिसाब से होगा, यू के हिसाब से होगा। और यू का पजेसिव केस क्या होता है, योर होता है। फ्लैशबैक में जाइए, आई का होता है माई, वी का होता है आवर, यू का होता है योर, सी का होता है हर, ही का होता है हिज, दे का होता है दियर, और यहीं पर आपका वन का होता है वंस। इनके साथ में या तो नाउन आता है या तो जेरंड आता है। इनका यूज डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, सीएनजी की बहन पीएनजी पर, सीएनजी की बहन पीएनजी पर। पी मतलब पर्सन, एन बोले तो नंबर और जी बोले तो जेंडर। दो नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ये तीन चीजें चेक होती हैं पीएनजी, किसका, सब्जेक्ट का। उसी के हिसाब से आपको पजेसिव एडजेक्टिव का चयन करना होता है। मजबूरी में हमारे पास दो सब्जेक्ट आ गए हैं, तो हमने यहाँ पर जो टिकट वाला फार्मूला आप लगा लीजिए, उसी के हिसाब से चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल कल को मैं यहीं पर आपको दे देता ऐसे, यू सी, ये एंड ना लिखता, यू कॉमा सी एंड आई हैव चीटेड नेबर लिखा होता। अब मैंने आपको तीन टिकट दिए मैच के लिए, एक सेकेंड क्लास का, एक थर्ड क्लास का, और ये आई लिखा है, ये आपका फर्स्ट क्लास का टिकट है। दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप कौन सा टिकट लेंगे। सर आप लेंगे फर्स्ट क्लास का टिकट। अब आप ये बताइए, वो मैच देखने आप अकेले जा रहे हैं, साथ में कोई है? तो सर जी यू भी है, सी भी है और हम हैं, यानी हम तीन लोग हो जाएंगे, तो प्लूरल हो जाएगा। तो हम यहाँ आई के हिसाब से क्या लिख देंगे, अवर। सर आई का तो माई होता है, बेटा आप अकेले थोड़ी हो, दो लोग और हैं, यू भी है, सी भी है, तो अवर कर देना। उम्मीद है ये टिकट वाला कॉन्सेप्ट आपको मेरा समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो बेटा फिर आपको क्या करना चाहिए, गंगा जी में डुबकी लगानी चाहिए। अगला, दिस इज द ओनली थिंग आई वॉन्ट, ये वही चीज है जो मुझे चाहिए, ये वही चीज है जो मुझे चाहिए। और जो मुझे चाहिए, जो कि इंग्लिश हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में होती है हु, जो या जिसने, विच जो या जिसने, दैट जो या जिसने। आंख मूंद करके अगर ओनली आया है तो दैट लगा के चले आना, ओनली आया है दैट लगा के चले आना, ये ध्यान रखना। इन सभी का मतलब होता है जो या
जिसने। अगला क्वेश्चन आपका आता है मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन कहता है आई डू नॉट लाइक ऑफ दीज टू मैगजीन्स। कितनी मैगजीन्स हैं? 2 मैगजीन्स हैं। अब 2 मैगजीन्स के लिए एनी का यूज होता नहीं है, सम का यूज निगेटिव में कर नहीं सकते हो, 1 का यूज एक के लिए होता है, आइदर ऑफ दीज टू मैगजीन्स आप कर दीजिए। क्योंकि आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, नहीं पढ़ा देख लीजिए, ये जो लिखे हैं ये 2 के लिए, इधर का जो कॉलम है ये फॉर 2 के लिए है, और जो इधर का कॉलम है ये मोर देन 2 के लिए। ये किसके लिए है? ये मोर देन 2 के लिए, मोर देन 2 के लिए, ये मोर देन 2 के लिए। अरे बोलो हाँ कि ना। तो जब 2 के लिए है तो वो आता है जैसे आपके सामने ईच आता है, जैसे आपके सामने आइदर आता है, और जैसे आपके सामने नाइदर आता है। इनका यूज 2 के लिए किया जाता है, जबकि यहीं पर हम लोग यूज करते हैं एवरी का। किसका यूज? एवरी वन का। एवरी वन, देखो ये ईच ऑफ होता है, ये आइदर ऑफ होता है, ये नाइदर ऑफ होता है, यहां पे एवरी वन ऑफ होता है। इसके बाद में आइदर की जगह या तो एनी ऑफ कर लेते हैं या एनी वन ऑफ कर लेते हैं, दोनों है, एनी वन ऑफ। इसके बाद नाइदर में हम करते हैं नन ऑफ। क्या करते हैं? नन ऑफ। तो ये कहानी आपके सामने आती है, इनका यूज होता है 2 के लिए, इनका यूज होता है 2 से अधिक के लिए। तो बात यहां 2 मैगजीन्स की हुई है, आइदर हमने लगा दिया। जब थोड़ा सा हम हायर लेवल पे पढ़ने पहुंचते हैं तो हमारी मुलाकात होती है एक जगह पे, और वो जगह होती है कि ईच ऑफ का यूज मोर देन 2 के लिए हो सकता है, मोर देन 2 के लिए हो सकता है, 2 से ज्यादा के लिए भी हम आइदर का यूज, सॉरी ईच का यूज कर सकते हैं, लेकिन तब जब उनके बीच में बॉन्डिंग हो। क्या हो? बॉन्डिंग हो, या उनकी संख्या लिमिट हो। उनकी संख्या क्या हो? लिमिटेड हो। क्या हो मेरे भाई? लिमिटेड हो। या तो उनके बीच में बॉन्डिंग हो या उनकी संख्या लिमिटेड हो। ऐसा हो तो आप देख लेना, ऐसा हो तो आप देख लेना। क्या? ईच ऑफ का यूज 2 के लिए, 2 से अधिक के लिए कर लेना। तो ईच ऑफ के लिए थोड़ा सा डीपली समझने की जरूरत है कि ये 2 के लिए भी होता है, 2 से अधिक के लिए भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, जो मेरे विचार हैं वो अलग हैं। किससे अलग हैं? तुमसे अलग है? नहीं, अगर बात मेरे विचारों की है तो तुम्हारे विचारों से होना चाहिए। इसका मतलब यू तो सब्जेक्ट है, ये तो तब आता जब सब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे होते। ये रेस से हो गया गुरु बाहर, ये रेस से हो गया तुम्हारा बाहर। अब योर तो तब लिखा जाता है जब आपके सामने नाउन या जेरेंडो रेस से बाहर। इसके बाद आता है योर सेल्फ, ये होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तब होता है जब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती, से रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, तब रिफ्लेक्शन का यूज होता है। जबकि मेरे आइडिया तुम्हारे आइडिया से अलग हैं, यहाँ योर्स लिख दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास योर के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी जगह योर्स लिख देना, जीरंड नहीं है तो योर्स लिख देना, नाउन नहीं है तो योर्स लिख देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है मेरे भाइयों। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपसे कि दे इंजॉयड, दे इंजॉयड। इंजॉयड एक ऐसी वर्ब है जो रिफ्लेक्शन मांगती है, तो दे इंजॉयड देमसेल्व्स। इंजॉय एक ऐसी वर्ब है जिसको रिफ्लेक्सिव चाहिए होता अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। अगर अवेल है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप रिफ्लेक्सिव लगा के आइएगा। जैसे एक्विट है, रिफ्लेक्सिव लगा के आइएगा। जैसे आपके सामने एम्यूज है, ऑब्जेक्ट नहीं है, रिफ्लेक्सिव लगाइएगा। अगर आपके सामने प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, रिफ्लेक्सिव लगाइएगा। एब्सेंट है, वर्ब की तरह इनको यूज होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव लगा दीजिएगा। प्राइड है, ऑब्जेक्ट नहीं है, रिफ्लेक्सिव लगाइएगा। प्ल्यूम है, ऑब्जेक्टिव, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रिफ्लेक्सिव लगा दीजिएगा। समझ गए? अगर आपके सामने हर्ट करना है, किसी को हर्ट करना, किसी को चीट करना, किसी को रिजाइन करना, अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनको रिफ्लेक्सिव चाहिए ही चाहिए। मेरे बच्चे ध्यान रखना, अगर आप प्रोस्ट्रेट करते हैं, अष्टांग प्रणाम करते हैं, इनके बाद आपको रिफ्लेक्सिव लगाना है। ये वर्ब, ये किसी तरीके से आप लर्न कर लीजिए। इस वीडियो को स्पीड बढ़ा करके आप जो है 2 की स्पीड लगा के सुनते रहिए, आप सीख जाएंगे, इन शब्दों को सीख लीजिए। अभी और भी है यार, अभी और भी है। प्रोस्ट्रेट है, ठीक है, यहीं पर आपके सामने एड्रेस हो जाएगा, ठीक है ना, एड्रेस हो जाएगा,
परिचय देना हो जाएगा, इंट्रोड्यूस करना हो जाएगा, इंट्रोड्यूस करना हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द भी और भी हैं, ऐसी बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं जिनके पास अगर अपना ऑब्जेक्ट नहीं है तो इन्हें रिफ्लेक्सिव की जरूरत पड़ती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनके साथ में या तो सेल्फ लगा होता है या तो सेल्स लगा होता है। ये सिंगुलर में लगता है, ये प्लूरल में लगता है। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है क्या, देयर वॉज नन डिड नॉट इंजॉय द शो। अब देखो बेटा, यहां पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन करना है, वहां कोई नहीं था जिसने शो को एंजॉय ना किया हो, जो या जिसने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था जो या जिसने, इनके साथ इनको रिलेटिव प्रोनाउन, तीन रिलेटिव प्रोनाउन प्रेजेंट करते हैं। एक आता है हु, एक आता है विच और एक आता है दैट। अब ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा इस पर डिपेंड करता है। इसको ग्रामेटिकल टर्म में कहते हैं एंटीसीडेंट, और एंटे माने होता है पूर्व। इस पूर्ववर्ती के हिसाब से ही यहां पर आप रिलेटिव प्रोनाउन डिसाइड करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था अगर ओनली लिखा है तो दैट आएगा, ऐसा मैंने आपसे कहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ओनली नन लिखा है और ओनली नहीं लिखा, ओनली की जगह नन लिखा है, तो नन के साथ में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे दैट। क्या लगा दोगे, दैट। अगर देखो बेटा, गर्मी के समय में जब हम शादियों में जाते हैं, हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें इनो दिया जाता है पीने के लिए। क्या दिया जाता है, इनो। और जब रिफ्लेक्सिव की जब बात आती है रिलेटिव प्रोनाउन की तो हम एनो देंगे, एनो। ए से आता है ऑल और एनी और एनीथिंग। अगर इनमें से कोई भी एंटीसीडेंट यहां पे लिखा है तो यहां जो ये स्पेस है, इसके स्पेस की भरपाई दैट करेगा, दैट करेगा। यन से आता है नो, नन, नथिंग, नन और नथिंग। यहीं पर आप फ्यू कह सकते हो, यहीं पर आप लिटिल कह सकते हो। ओ से आपका आता है ओनली। इनको ध्यान रखना, अगर इनका लगा है तड़का तो अंग अंग फड़का, कुछ भी हो जाए मेरे भाई, यहां पे आपको दैट लगा के आना है, ये ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। अभी मैंने आपसे कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड करता है किस पे, रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड करता है आपके एंटीसीडेंट पे, और एंटीसीडेंट है ओनली पर्सन, और ओनली में ओनली, ओनली के लिए क्या आता है, दैट आता है। अभी हमने कहा था ऑल, एनी, एनीथिंग, नन, नथिंग, और ओनली के लिए आपको दैट का यूज करना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन आपको दैट लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों आता है, क्या क्वेश्चन कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि राखीज द गर्ल हैज फेल्ड। सोच के बताओ कि रिलेटिव प्रोनाउन किस पे डिपेंड करता है, लड़की पर, और लड़की एक स्त्री, स्त्री के लिए क्या आता है, हु आता है। क्या आता है, हु। विच आता है जानवरों, वस्तुओं के लिए। दैट हमने अभी इनो पिलाया था। हुम होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस तब आता है जब आपके पास में वर्ब की संख्या सब्जेक्ट की संख्या के बराबर होती है। वर्ब की संख्या सब्जेक्ट की संख्या के बराबर हो, दोनों बराबर हों तो हुम आएगा, नहीं तो हु आएगा। इंसानों के लिए लगा दीजिए हु। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है वी हैड टू ईट स्टैंडिंग अप बिकॉज वी हैडंट एनीथिंग वी कुड सिट ऑन द ग्रास वाज टू वेट। ये लिखा हुआ है मेरे भाई। अब यहाँ पे लिखा है एनीथिंग। कहता है हमें खड़े होकर के ही खाना खाना पड़ा क्योंकि घास पे बैठने के लिए कुछ ऐसा नहीं था जिस पर हम बैठ सकें। अगर हम बैठते तो घास हमें गीला कर देती। तो भैया एनीथिंग के लिए हमें दैट लगाना है। अभी मैंने आपको एनो कोड समझाया था, ऑल, एनी, एनीथिंग, ठीक है ना। और एनीथिंग के लिए आता है दैट। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आता है 95। द कैंडिडेट डैश वाज इंटरव्यूड वाज इंटायरली, कहते हैं अनसुटेबल। कहते हैं वो कैंडिडेट जिसको इंटरव्यू के लिए हमने बुलाया था, जिसका इंटरव्यू किया गया था, वो आदमी क्या था, वो पूरी तरीके से अनसुटेबल था। मेरे प्यारे भाइयों, हमको पता है कैंडिडेट एक इंसान होगा। देखो बेटा, अगर हम बात इंसान की कर रहे हैं या बात हम भगवान की कर रहे हैं या बात हम पालतू की कर रहे हैं
यह बात हम परियों की कर रहे हैं, यह बात हम सब की कर रहे हैं, यह बात हम वे की कर रहे हैं। वे को इंग्लिश में दोज हम यहाँ पे कहेंगे, सब के लिए ऑल कहेंगे, ठीक है ना। अगर इनकी बात आप कर रहे हो तो इनके लिए हु आता है। क्या आता है? हु। तो यहां पर लेकिन आपको देखना है वॉज इंटरव्यूड। वॉज इंटरव्यूड का सब्जेक्ट हो गया कौन? कैंडिडेट। इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया। अब ये वर्ब का सब्जेक्ट पहले ही होना चाहिए। एक वर्ब थी, एक सब्जेक्ट यहां से गायब हो चुका है, दूसरी वर्ब उसके पास, हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। और मैंने कहा है कि अगर सब्जेक्ट की संख्या वर्ब की संख्या के बराबर है तो हुम लगा दीजिए, लेकिन अगर आपके सामने सब्जेक्ट की संख्या वर्ब की संख्या से कम है, वर्ब की संख्या ज्यादा है, तो हु लगा के आइएगा, क्योंकि हु वो रिलेटिव प्रोनाउन है जो दोनों काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन शायद होगा वो, और वो क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? कहता है कम एंड हैव सपर विथ अस इफ आरंट डूइंग। आओ और रात का भोजन हमारे साथ करो अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ नहीं कर रहे हो बेटा, अगर इफ लिखा है, देखो अगर सेंटेंस निगेटिव है या अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, और यदि वो सेंटेंस आपका इफ से स्टार्ट है, इफ से स्टार्ट है, तो ध्यान रखना आपको सम, एनी और नो में अगर चुनाव करना पड़े तो ना सम चुनना ना नो चुनना, चुनना क्या? एनी। तो यहां पर आप लिख के आओगे एनीथिंग। इफ यू आरंट डूइंग एनीथिंग टुनाइट, अगर आज की रात आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप क्या करिएगा? आप जो है कह रहा है कि हमारे साथ डिनर पर आइए। कहां पर आइए? डिनर पर आइए। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो मैं चाहूंगा, अगर आपने दो क्वेश्चन, दो बातें भी सीखी हैं, तो एक लाइक तो मैं डिजर्व करता हूं, मैं डिजर्व करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, सो दैट उनका भी भला हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, नमस्कारम, जय हिंद।